बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। एक चरण में चुनाव महाराष्ट्र में होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की, जहां एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे सभी विधानसभा सीटों पर और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ये बड़ी और अहम खबर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। महाराष्ट्र में अभी से राजनीतिक दलों की तैयारियां भी है। डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 18/10/2024। लास्ट डेज नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 तारीख है। स्क्रूटनी की तारीख 28/10/2024। और झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। झारखंड में 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में पहले फेज में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे फेज में 20 नवंबर को यानी महाराष्ट्र के साथ ही 38 सीटों पर मतदान होगा। और दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। ये बड़ी और अहम खबर। झारखंड में 2 फेज में विधानसभा चुनाव। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। वायनाड लोकसभा सीट जहां से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, वहां 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख भी 13 नवंबर ही है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को एक साथ ही आएंगे चुनावी नतीजों के साथ। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये सीट मिल्कीपुर, जहां याचिका डाली गई है और याचिका की वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिनमें से 9 पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। मामला सब जुडिस है, इसीलिए मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, सांसद बन गए वो, उस सीट पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ उनका करा दे। डॉक्टर मयूर पारिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, भरत भूषण प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ सहयोगी धनंजय मंडल जुड़े हुए हैं। अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय, आपका ही रुख करेंगे। तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या सबसे बड़ा इशू झारखंड में रहने वाला है? क्या बड़े मुद्दे होंगे? क्या चुनौतियां होंगी सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, और अभी तक तैयारियां क्या दिख रही हैं? देखिए, झारखंड में 4 बड़े मुद्दे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए, सभी पार्टियां लोभ लुभाने वादे कर रहे हैं। पैसे जो मैया समान योजना है वो राशि पर के लिए ज़्यादा की जा रही है। साथ जो वोटर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या या फिर आदिवासी वोटर को लेके जो कटाक्ष दोनों पार्टियां कर रही है, वो मुद्दे हैं। उसके बाद तमाम जो संथाल परगना आदिवासी जो 28 सीटों में बीजेपी 26 सीटें हार गई थी, ये मुद्दे भुनाने की कोशिश करेगी और जेएमएम पार्टी चाहेगी कि हम फिर से वही बातों को उठाते लेके आए। ये तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जाएंगे और चुनाव में देखने वाली बात होगी कि 2 चरण में जो चुनाव वादे पहले भी बीजेपी जब चुनाव आयोग से मिली थी, उन्होंने कहा था कम से कम चरणों में चुनाव कराया जाए, क्योंकि एक चरण में पॉसिबल नहीं था। झारखंड में नक्सलाइट कुछ क्षेत्र है जहां पे दूसरे चरण में चुनाव कराने हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने देखा 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता है, उनसे जानते हैं कि झारखंड में चुनाव बिल्कुल बच चुका है, 2 चरण में चुनाव की जा रही है। कितनी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग हमेशा मतलब महीना का कहिए प्रतिदिन हम लोग चुनावी मूड में हैं। आप क्या कहना चाहें, कितने तैयार है बीजेपी झारखंड? बहुत तैयारी है हम लोगों के बीच में और हर एक महीना नहीं, हर एक वीक सप्ताह मीटिंग हो रही है हम लोगों के बीच में और हम लोग सब ऊर्जावान हैं। अब बहुत ऊर्जा से लबरेज हैं। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बने। पिछली बार सरकार नहीं बना पाई थी 2019 में, 24 में कितनी तैयारी है आप लोग? इस बार तैयारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं अपितु यहाँ की जनता लगी हुई है और खास करके किसान और यहाँ के युवा वर्ग हेमंत सोरेन का जो ठगबंधन का सरकार था उसको उखाड़ के फेंकने के लिए कमर कस के रखी हुई है। देखिए, तमाम जो मुद्दे थे, बताना चाहूंगा कि संथाल परगना में जैसे डेमोक्रेसी चेंज का मुद्दा बीजेपी सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है और वो ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्योंकि आदिवासी वोट अगर
छिटकते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा और आदिवासी सीट से बीजेपी यहाँ सरकार बनाने में सक्षम होगी तमाम चीजों के लिए। क्योंकि अगर कोल्हान की सीट की बात करें तो कोल्हान में सारी सीटें बीजेपी हार गई थी, जिसके कारण 2019 में चुनाव नहीं जीत पाए थे। इन मुद्दों को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। चंपा सोरेन को आदिवासी चेहरा बनाया जा रहा है। रंजन, लौटेंगे आपके पास। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र का रण काफी अहम है, विधानसभा चुनाव की ये लड़ाई एक तरह से, और खास करके पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत बड़ा फासला भी दिख रहा है। 4 मुख्य दल हुआ करते थे, अब 6 मुख्य दल हैं, और एक तरह से लेगेसी की लड़ाई भी अलग अलग गुटों में दिखेगी, शिवसेना में भी और पवार्स में भी। कितना अहम ये चुनाव मुद्दे क्या? बिल्कुल आयुष, देखिए महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए सिर्फ एक चरणों में चुनाव होना जाहिर तौर पर बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए भी और जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी, क्योंकि राजनीतिक दल ने पहले ही मांग की थी कि कम से कम 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने क्लेरिफाई कर दिया कि सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा। 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर चुनाव आयोग ने कर दिया, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 23 नवंबर को मतगणना होगी। हालांकि 26 नवंबर तक सरकार का 2 टर्न है, उसके पहले नई सरकार बन जाएगी। इस तरह की रणनीति जो है चुनाव आयोग ने अपनाई है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। उन्होंने चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तमाम मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया और उम्मीद किया कि इस बार महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे कम वोटिंग होती है, जिसका नाम भी चुनाव आयोग ने लिया। कुलाबा इलाका जहां पर 40% वोटिंग होती है, वहां पर ज्यादा वोट होने चाहिए। इस तरह की तैयारी जो है चुनाव आयोग की है। ठीक है, अवनीश भी हमारे साथ लगातार, सतपुरा लौटेंगे। अवनीश विद्यार्थी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, 10 विधानसभा सीटें खाली थी मिल्कीपुर को लेकर, अभी जानकारी आई कि इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है कि मामला सब जुडिस है, इस वजह से वहां तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। बाकी 9 सीटों पर इशू कितने हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो एक अप्रत्याशित नतीजा था, सत्ता पक्ष के लिए चैलेंजेस क्या है? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की लड़ाई, और सबसे खास बात यह कि जो 9 विधानसभा सीटें जहां पर ये चुनाव हो रहा है, ये समूचे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। यानी पश्चिमी यूपी की भी सीट है, पूर्वांचल की भी सीट है, सेंट्रल यूपी की भी सीट है, और ये बेहद अहम बनाती है इस चुनाव को। एक परसेप्शन जो लोकसभा के चुनाव में बना था, उसको तोड़ने का एक मौका है सत्ता पक्ष के पास, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब जाएं तो उससे पहले एक जीत का मोमेंटम साथ में हो। तो शायद इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीटें जो है वो बीजेपी की सीटिंग थी, और 2 बीजेपी के जो वर्तमान सहयोगी हैं आरएलडी और निषाद पार्टी, उनके उम्मीदवारों के पास सीटें थी। कोशिश बीजेपी की यही, और माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं करीब 4 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार रिपीट करने का फैसला किया है। इसके अलावा सभी सीटों पर जो है नए प्रत्याशी होंगे। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जा रही है, वहां जो प्रत्याशी होगा वो हैंडपंप के चुनाव निशान पर लड़ेगा। लेकिन मजवा की जो सीट निषाद पार्टी लगातार दबाव बना रही है, वहां पर अभी बीजेपी फेस में है। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये मानना है कि वहां पर कमल के फूल के सिंबल पर ही चुनाव होना चाहिए, जबकि निषाद पार्टी लगातार इस बात को लेकर के नेताओं से बीजेपी के मिल रही है कि वो अपने जो उनका अपना पॉलिटिकल सिंबल है भोजन की थाली, उस पर जो है वो चुनाव लड़ने की बात कही जाए। तो ये सारी चीजें तय होनी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुछ सीटें उन्होंने छोड़ रखी थी, यानी कुल 4 सीटें जिन पर डिस्कशन चल रहा था, उसमें भी ये तय था कि कुंदरकी की सीट से वो अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा करेंगे। इसके अलावा 3 सीटों पर निगोशिएशन हो सकता था, उसमें गाजियाबाद की सीट है, खैर की सीट है, और एक और सीट है जहां पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, इन चीजों को लेकर के अब विकल्प जो है सामने है। लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर उस दौर में जब आप देखिए एक तरफ बहराइच की घटना, उससे पहले जो है कन्नौज की घटना या हाथरस की घटना, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के बीच एक तरह से सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। बिहार के लिए भी कमोबेश स्थिति यही, अगले साल विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले 4 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव जो है उससे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हरीश थपलियाल भी हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। हरीश, केदारनाथ की सीट अहम कितनी है, और खास करके बद्रीनाथ में जो अप्रत्याशित नतीजे थे उसे अयोध्या से जोड़ा गया, उसे केदारनाथ को भी जोड़ा जा रहा था कि यह भी एक तरह से साख का चुनाव है बीजेपी के लिए।
आयुष देखिए, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के, बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि आने वाले राज्यों में जहां जहां विधानसभा का इलेक्शन होगा इसका प्रभाव वहां तक जाएगा, इसका जो मैसेज है वहां तक पहुंचेगा। तो आयुष में सबसे पहले ये बता दूं, केदारनाथ विधानसभा जो है, जो भाजपा की विधायक रही हैं शैला रानी रावत, उनकी असामयिक मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद यहां पर उपचुनाव होना था। आज तारीखों का ऐलान हो गया है, 20 नवंबर को तारीख तय की गई है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इसलिए भी ये है क्योंकि दो जो उपचुनाव है मंगलौर और बद्रीनाथ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी जो है हार मिली है। अब भाजपा के लिए नाक का सवाल ये है और करो की मरो की स्थिति जैसी जो है केदारनाथ उपचुनाव हो गया है। यदि हम यहाँ पर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी यहाँ पर जो है लंबी लिस्ट यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशियों की है और वहीं कांग्रेस जो है अपने आप को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मजबूत मान रही है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर जो स्थानीय नेता हैं वो भी अपने को मजबूत वहां पर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 32 ऐसी विकास योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी केदारनाथ उपचुनाव के लिए लगा दी है, ताकि जो वहां पर जो कमजोर स्थिति वहां पर देखी जा रही थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट पर जो है पट्टी पर लौट आई है। जी ठीक है। अस्मित, बिहार में क्या समीकरण चारों सीटों के, और क्या प्रशांत किशोर का दल भी कॉन्टेस्ट करेगा उपचुनाव? नहीं, राह बिल्कुल आसान नहीं है आयुष। यहाँ भी 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। रामगढ़ सीट जो है वो आरजेडी के खाते में है, सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार वो सांसद चुने गए हैं बक्सर से। तो वहीं तरारी से सुदामा प्रसाद CPI-ML की ये सीट रही है। जीतन राम मांझी गया के इमामगंज से विधायक थे और सुरेंद्र यादव जो आरजेडी कोटे से विधायक थे बेलागंज से। ये चारों सीट सभी की परंपरागत सीट है, लेकिन इस बार राह बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। कल बस औपचारिक घोषणा होगा कि प्रशांत किशोर कौन सा उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इन सभी सीटों पर सबकी परंपरागत सीट है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और जेडीयू की माने तो कई जगहों पर, जैसे आरजेडी के अंदर जो है वो अपनी अपनी सीटों पर तैयारी कर रही है, आरजेडी अपने सीटों पर तैयारी कर रही है, बीजेपी अपने सीटों पर तैयारी कर रही है। तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और नाम की घोषणा होना बाकी है, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है इस बार बिहार में भी चारों सीटों पर। ठीक है। डॉक्टर मयूर पारिक सर, मेरा सवाल आपसे, क्या बड़ा बदलाव है 2019-2024 के इस विधानसभा इलेक्शन में? हम तो देख ही रहे हैं, क्या ये लेगेसी की फाइट भी होगी? दूसरा, क्या नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने को लेकर भी चुनावी नतीजे जो हैं वो असर डालेंगे, खास करके हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? 2019 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर यह है कि अब पार्टियां बदल चुकी। कुल मिलाकर इस राज्य में चौकोनिया जंग होता था। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, और दूसरी तरफ एनसीपी और शिवसेना, दोनों क्षेत्रीय पार्टी। और इसी के साथ में कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते थे, जैसे कि आप एनसीपी कह लो, शेतकरी कामगार पक्ष कह लो, या फिर सीपीआई, सीपीएम, ऐसे छोटे छोटे पार्टियां जो अलग अलग एरिया में काम करती हैं। ये सारी पार्टियों के साथ में एक चुनाव होता था। अब मेन स्ट्रीम के लिए 6 पार्टियां आई हैं। पहली 4 पार्टियां ऊपर से अजीत पवार और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास अब ओरिजिनल पार्टीज हैं, और शरद पवार और तो 6 बड़े कैरेक्टर्स हुए, और उसी के साथ में जो पुरानी पार्टियां थी छोटी छोटी और जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो भी इस चुनाव में। अब जनता इतनी सारी पार्टियों को विधानसभा तक रिप्रेजेंटेशन दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ एक पार्टियां अपना अस्तित्व इस चुनाव में गंवा दे। तो नैरेटिव सेट करने का सवाल आपने हमें पूछा है। नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। विपक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए ये बात कह रही है कि अब विधानसभा में इसका पुनरावर्तन होगा और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि हरियाणा के जो नतीजे आए उसके बाद सभी कोई चौंक गए हैं महाराष्ट्र में।
क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। लोक लुभाव ने निर्णय जो है इतनी बड़ी संख्या में हुए। पिछले एक महीने में ही 1000 से ज्यादा GR इश्यू हुए हैं और बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली ये काम हुआ है। ऐसे नैरेटिव सेट करने की जहां तक बात हो रही है, विपक्ष को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर हम पर अत्याचार हुआ है, ओरिजिनल चीजें की गई हैं और गद्दारों ने पार्टी की कमान संभाली है, ये सारे मुद्दे उठाकर आगे बढ़ रही है। इन मुद्दों को लोकसभा में जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन विधानसभा के डायनामिक अलग है और सेंट्रल फ्रेम पे चीज सेट हो ऐसा अलायंस वाला फैक्टर कितना अहम होने वाला है ये भी हम समझेंगे आपसे। लेकिन राकेश सर, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां बिना अलायंस के चुनाव को आगे सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुनिए केदारनाथ को। और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी झारखंड में 2 चरण में चुनाव है सर, 13 और 20 तारीख को सर। नहीं, वहाँ पर लोग भाजपा को ही चुनेंगे, डबल इंजन को चुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को चुनेंगे। उन्होंने जो विकास का काम आगे बढ़ाया है, उन्नति बढ़ाई है, देश की प्रगति की है, उसको आगे बढ़ाएंगे, अनवरत रूप से उसको चालू रखेंगे। तो हमारे साथ सहयोगी अक्षय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, क्या बड़े इश्यूज हैं और क्या देश का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से होगा, ये चुनाव डिसाइड करने वाले हैं? देखिए आयुष, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आ रहा है, वो देश की तासीर किस तरह से होगी, देश की तस्वीर किस तरह से होगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कई जगहों पर जीत मिली थी, उसके बाद जिस तरह से वो हमलावर थे NDA गवर्नमेंट पर, मोदी सरकार पर, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा ने डेंट मारा है और हरियाणा ने निश्चित रूप से बीजेपी को एक बूस्टर डोज देने का काम किया है। महाराष्ट्र चुनाव अब लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से वहाँ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि NDA गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है और शिंदे की बात करें या फिर अजीत पवार की बात करें, वो दोनों गुट चाहते हैं कि बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर कर सकें। बीजेपी ने तमाम अपने घोड़े जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है। तो ये माना जा रहा है कि पहले झारखंड और उसके बाद कल महाराष्ट्र पर चर्चा हो सकती है। कोर ग्रुप की बैठक महाराष्ट्र की ऑलरेडी हो चुकी है। निश्चित रूप से वहाँ पर प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र का विकास निश्चित रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बने, इसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अगर चुनाव घोषणा की बात करें तो एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 9.63 करोड़ मतदाता अपना मतदान वहां पर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फेज़ में ही मतदान कराना कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग की है वो ये बताता है कि उन्होंने तैयारियां बहुत पुख्ता कर रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़चिरौली जैसे इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, इसके बावजूद भी एक फेज़ में मतदान कराने का फैसला अगर भारत निर्वाचन आयोग की देखें तो उनकी एक बड़ी पहल कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ जिक्र किया कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ पर कि डोडा हो, इसके अलावा और तमाम जगहों पर सोपोर हो, वहाँ पर 76-75% तक मतदान प्रतिशत जा सकता है, तो कोलाबा जैसा इलाका जो महाराष्ट्र का है उस पर किस तरह से वहाँ पर प्रतिशत नहीं बन सकता है। तो इसको लेकर के मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के भी निर्वाचन आयोग तमाम इंतजाम करने जा रहा है। स्लम एरिया जो है उसको लेकर के इफेक्टिव बनाने की कोशिश जारी है कि वहाँ पर लोग पहुँचे, डीओज पहुँचे। और ख़ास बात ये रही है कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो भी डीओज के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब है कि पुलिस की जो भूमिका होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी।